रहती है शबो रोज में बारिश सी तेरी याद, ख्वाबों में उतर जाती हैं गंगोर सी आंखें। इस खूबसूरत शेर के खालिक जो दियारे गैर में मौजूद हैं, अफजाल नवीद, आज हम उनसे आपका तारुफ करा रहे हैं। नवीद भाई, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं हाजिर खिदमत हूँ जी। मैं चिन्योट में पैदा हुआ और चिन्योट की फिजा में एक खास तरह की तासीर थी, शायद एक खास तरह की कदीम तहजीब वहाँ से झलकती थी उन गलियों से। और मुझे शुरू से ही वो एक फैंटेसी और दरियाए चिनाब का किनारा, और उसने इस हद तक मुझे एक शेरी कैफियत में समझे कि घेर लिया कि मैं जब उठा, जब मुझे होश आया तो मैं पहले ही कुछ ना कुछ शेरी दुनिया से हमामेज हो चुका था। मेरे स्कूल में खास तौर पे इस्लाह हाई स्कूल चिन्योट में जो अदबी फिजा थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा इस सतह पर तकवीत दी कि मैं कुछ लिखना शुरू कर दिया। मैं तभी 8वीं क्लास के आखिर में, समझे 13-14 साल की उम्र में, मैं अपने स्कूल की जो असेंबली थी वहाँ मैं मेरे तराने और उससे हमारी असेंबली शुरू होती थी। वहीं पे कुछ उस्ताद में मिले जो कि अदबी तौर पर बहुत एक्टिव थे, और उनकी तालीम और तरबियत ने मुझ में उर्दू अदब की तरफ राग़िब होने की समझे कि एक राह निकाली। और जब मैं 9वीं जमात में था, यानी 14 साल कह सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी कोई 200 गजलें कह चुका था। से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 गजलें, उसके बाद एक और फेज आई, उसमें मैंने 100 गजलें, और एक्चुअली मैंने नसरी नज़्म से अपनी शायरी का आगाज किया और उसके बाद मैं गजल की तरफ आ गया। और जब 300-400 गजलें मैंने कह ली, जिनमें वजन की भी कैफियत ठीक थी। मेरा वजन के बारे में जो चिन्योट में जो थी, ये मैं छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ कि चिन्योट में तो उर्दू गजल में जो वजन की या उसके पैरामीटर्स, वो तब तक मुझे शऊर तो था, लेकिन लाशऊरी शऊर था। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मुझे दाखिला मिला मैट्रिक करने के बाद चिन्योट से, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहाँ मेरे BBC लंदन में होते हैं शाहिद मलिक साहब, वो मेरे अंग्रेजी के टीचर बन गए, और उन्होंने पहली क्लास के पहले दिन ही FSC के मुझे अपनी इंग्लिश की क्लास में मुझे उन्होंने कहा कि कोई आप में से शायरी करता है, तो सब ने मेरी तरफ इशारा किया। शायद मैं ही उन्हें, मेरे चेहरे पे की फिजा थी शायद, या मुझे धुंधले से किसी फिजा में उन्होंने भांप लिया कि ये बंदा शायर ही हो सकता है। तो मैंने तब गजल सुनाई, और जब मैंने क्लास में पहले दिन ही गजल सुना दी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो मेरे लिए एक सरप्राइज इसलिए था कि शाहिद मलिक ने कहा कि ये गजल की फिजा पर बात करने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये गजल बाकायदा वजन में है। तो उसके बाद, और उन्होंने कहा कि ये इस उम्र में फर्स्ट ईयर में बाकायदा वजन में पूरी गजल कह देना, यही बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। ये लाहौर की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मुझे मैट्रिक के बाद दाखिला मिल गया था। आपने जिक्र किया था एक में कि जी आपने पहली गजल जो कही, काश कोई देखता लफ्जों की बारिश में उसे, तो जब आपने ये वाली गजल कही और आप गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल से जब आप पार्टी हाउस गए, तो वहां आपने जो सीनियर्स थे वहां पे मौजूद, जहां आप आते जाते रहते थे, तो वहां आपने जब ये सुनाई, तो वहां पे किसी सीनियर ने आपसे कहा कि जरा मुड़कर तो देखिए। तो वहां बाहर आपने जब पार्टी हाउस का जो मंजर है, उसके बाहर से जो दरख्त वगैरह मौजूद हैं और वहां से बारिश हो रही थी, तो ये जरा वाकया तो सुनाइए, क्योंकि ये एक दिलचस्प वाकया है जो आपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। जो मौसीकी है उसमें तो बारिश होना तो नजर आता है, लेकिन बारिश का जिक्र करते हुए शायर जब गजल पढ़ रहा हो तो उससे बारिश का हो जाना जो है ना, ये एक
वाकई ही लाजवाब वो है। एक्चुअली ये वाकया मैं बताता हूँ। मेरे भाई हैं अबरार अहमद, वो उर्दू नज्म के समझे कि आजकल उनका जफर इकबाल भी बहुत कालम लिख रहे होते हैं, उन पर उनकी नज्में भी आ रही होती हैं। तो मेरे भाई ने मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जब दाखिले का वक्त आया तो मैं तो बहुत छोटा सा था और मेरी ग्रोथ थोड़ी सी लेट थी, इस लिहाज से कि कुछ कुछ था कि जिसने मैं लेट हो गया। लेकिन मेरे भाई ने मुझे जब वहाँ के हॉस्टल में यानी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरा मेरिट पे आ गया, और फिर भाई ने जब मुझे हॉस्टल का कमरा कहा कि ये तुम्हारा कमरा है, और फिर वहाँ इकबाल हॉस्टल था, तो मुझे फिर अल्लामा इकबाल का कमरा भी मिल गया। वो रहते रहे थे, वो इकबाल हॉस्टल था तो उनका कमरा मुझे मिल गया। तो लेकिन जो इकबाल हॉस्टल की जो फिजा थी, वहां मुझे लाइब्रेरी सबसे ज्यादा पसंद आई। तो मैं लाइब्रेरी में ही रहता था ज्यादा देर। तो मैं लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी में पढ़ता रहा। वहां मुनीर न्याजी को पढ़ा की किताब थी, वहां कुछ और शायरों की किताबें थी जिनको मैं पढ़ते पढ़ते मुझ में एक खास तरह की, समझे कि एक चिन्योट से जुदाई की, और एक दूसरे शहर में बिल्कुल 16-15 साल की उम्र में, तो वो एक उदासी पैदा हुई। और ये गजल इकबाल हॉस्टल के जो दरमियान में छोटा सा बागीचा है, उस पे एक स्टूल था और उस पर बैठकर ये मैंने गजल उसी वक्त कह दी। मेरा भाई मुझे रोक कर गया था कि कहीं भी जाओ लेकिन पार्टी हाउस नहीं जाना तुमने, क्योंकि वो शायरों की आवाज का है और तुमने एफएससी कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी तालीम जो है ना वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए। गजल जब कही तो गजल कही तो मेरे पांव रुके ही नहीं। शायर गजल कहे और वो किसी को सुनाए ना, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं, इसमें ये नहीं था। वहां पे काफी मेरे समझे के विक्टिम थे जिनको मैं शायरी सुना लेता था। लेकिन ये जो पहली गजल जो इकबाल हॉस्टल में कही, इसकी फिजा, ये इसमें मेरा अपना कोई हाथ नहीं। इससे पहले चूंकि मैं 300-400 गजलें कह चुका था, तो और शाहिद मलिक ने मुझे कह दिया था पहले दिन ही कि ये शेर तुम्हारी शायरी वजन में है, तो उससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली। और मैंने पहला मिसरा जब कहा, काश कोई देखता लफ्जों की बारिश में उसे, तो मुझे ऐसे ही लगा जैसे मेरा पूरा फ्यूचर को लफ्जों की बारिश में कहीं भीगता नजर आया मुझे। और जब मैं वो गजल लेकर इकबाल हॉस्टल की तरफ गया, इकबाल हॉस्टल से पार्क टी हाउस की तरफ गया, तो पीछे से एक रास्ता निकलता है जो अनारकली की तरफ जाता है, और वहां से होता हुआ मैं बेखुदी में, अल्लाह की कसम, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं किस कैफियत में पार्क टी हाउस, जो कि समझे कि शायरों का घर भी है, और वहां जाकर शेर सुनाना ऐसे ही है जैसे दावत तनकीद या दावत कि वहां कहने ना खंगन नहीं देंगे। वहां पे आपका वो दाखला ही जो ऐसा होता है कि वहां कोई बंदा एक टेबल पे बैठना भी उसके लिए बड़ा एजाज होता है। और मुझे देखते ही रूही कुंजाही थे, तो बहुत खूबसूरत शख्सियत, बड़े प्यारे और बड़े समझे कि सादा किस्म की शायरी करते थे। जब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिले के दिन थे, तो भाई मुझे पार्टी हाउस में, भाई भी वहीं पे बैठते थे, तो वहां मुझे ले गए। तो वो जानते थे कि ये अबरार का भाई है, तो रूही कुंजाई ने बुला लिया। उधर गुलाम हुसैन साजिद, गुलाम मोहम्मद कासर मरहूम, उनका मैं खास तौर पे बाद में जिक्र करता हूँ। और खालिद अहमद थे वहाँ, और नजीब अहमद भी थे, जाहिद मसूद थे, यानी इसरार जैदी थी। वो सारे ऐसे, मैं अभी दाखिल हुआ हूँ तो वो सब ने कहा कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैंने कहा यार इन्हें कैसे पता चला है मैंने गजल कही है। उस साथ ही रूही कुंजाई कहता है तुम्हारा भाई तो कहता है शेर, तो क्या तुम भी कहते हो? मैंने कहा जी मैंने आज ही गजल कही है। तो वो कहते सुनाओ, जल्दी सुनाओ हमें, हम मुंतजिर थे तुम्हारे। मैंने कहा वो कैसे मुंतजिर थे? तो मैंने जनाब पहला शेर सुनाया, और कुछ इर्द गिर्द के जो पार्टी हाउस में लोग थे, शायद मैं
तकरीरें वगैरह और तराने वगैरह स्कूल में वो एक ट्रेनिंग थी, तो मेरी आवाज थोड़ी सी गूंजी, तो पीछे से भी सब लोग पहला मिसरा सुन के ही आ गए। और जब मेरी गजल खत्म हुई तो सब लोग देखें कि ये कौन इधर आ गया है। तो वो समझे कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट थी। और रूही कुंजाई ने कहा कि अफजाल पीछे मुड़ के देखो, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सब देख रहे थे पीछे मुड़ के, और बारिश धड़ाधड़ हो रही। वाह वाह। बारिश बारिश नहीं थी जिस वक्त मैं आया था, मैं वॉक करके आया था, और बारिश में तो तस्वुर भी नहीं था बाहर निकलने का, न बादल तक नहीं थे कसम से। और उन्होंने कहा कि दिस हैपेंड फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री, कि कोई गाए बगैर मेघ, मैं मियाँ की मलार भी मेघ भी गाता रहता हूँ, मेरे हैं मेरी हल्की फुल्की की परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन वो गजल ही पूरी राग में होगी। सही। अच्छा, आप नज़म गजल बहुत खूबसूरत लिखते हैं। मैंने आपकी जो 6 किताबें हैं वो तकरीबन उसमें सारी ही तकरीबन उसमें से सीधा सीधा सब कुछ पढ़ा है। नज़में तो मैंने खैर आपकी कम पढ़ी हैं, लेकिन गजल जो है ना वो तो आपकी एक ऐसी है, लोगों का या जो आपके पे तबसरा करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि अफजाल जो है वो एक मुश्किल शायर है, लेकिन खैर मेरे नजदीक आप इतने मुश्किल नहीं है जितना कि उन्होंने आपको उसमें पेश किया है। तो इस वक्त मैं ये पूछना चाहता था कि आपके नजदीक शायरी में कौन सी चीज जो है वो अहम होती है, कैफियत, क्राफ्ट या उसका मजमून? देखिए, मसला ये है कि कुछ भी शायरी, कोई भी शायरी अपना जवाज लेकर आती है अगर वो शायरी है। अपना जवाज के मानी यही है कि उसके हर पहलू से उसके तख्लीक में अगर उसका जवाज मौजूद नहीं है तो वो समझे कि कामयाबी के जीने चढ़ने से समझे नाकाम, चढ़ने में नाकाम रहती है। कामयाबी उसी चीज को हासिल है जो कि अपना जवाज लेकर आती है। उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो साइंसी हैं। एक बंदा कहे कि जी मैंने इत्तफाकिया शायरी की है, ऐसा नहीं है। इत्तफाकिया शायरी हो ही नहीं सकती। शायरी एक मुकम्मल जो क्या कहते हैं आपका सेल्फ मांगती है, मुकम्मल अवेलेबिलिटी मांगती है। जी जी बिल्कुल। और अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने लामहदूद मुतालिया किया हुआ है, और लामहदूद शुरा के लामहदूद जो मानवी निज़ाम है उनका आपके देन में मौजूद है कि उनसे आपने जो है ना उनकी किसी भी सतह पर आप कॉपी नहीं, यानी उनसे थोड़ा सा हटना है। तो बचा कर आपने एक अपनी शायरी को, ताकि वो जैसे आपने अभी एक शेर में वो भी कहा था ना कि इस तरह का को कहा जाना चाहिए कि अलग से महसूस हो। अभी आपका एक शेर है बड़ा, मेरे इस वक्त तो जहन में नहीं है, लेकिन वो मैं पढ़ रहा था तो उसमें उसका मफहूम कुछ इस तरह का था कि मैं इस तरह की शायरी करना चाहता हूं और कर रहा हूं कि दूसरों से अलग लगे वो शायरी जो है। तो ये जो कुछ आपने जो अभी आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो बिल्कुल यही कुछ है कि जी जो शायर है उसको उसमें कैफियत भी होनी चाहिए। इसमें जो मैंने आपसे कहा था कि उसकी क्राफ्टिंग भी इस तरह की होनी चाहिए, और उसका माफी ज़मीर जो है वो अदा हो, लेकिन इंफरादियत के साथ। बिल्कुल। असल मसला ये है कि ये जो हमारा लाशऊर है, लाशऊर का जो बहुत बड़ा किरदार है वो हमारे शऊर की तहजीब करता है। सही। लाशऊर प्रोसेस करता है हर उस चीज को जो आपकी आंखों के जरिए आपके सामने जो नजर आती है। जैसे अगर आप फूल खिलाएंगे, फूल देखेंगे, फूलों की बात करेंगे, फूलों जैसा सोचेंगे, तो आपका लाशऊर फूलों की कैफियत से भरता जाएगा। अगर आप कांटों का सोचेंगे हर वक्त, जो है ना मनफी, देखिए मनफी और मस्बत तो चल रहे हैं साथ साथ, exactly. लेकिन आपकी सोच जो है
अगर मनफी रहेगी तो आपकी शायरी में मनफी पहलू आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लाशऊर को तो जो आपने फीड करना है, जिस किस्म का मुतालिया, अगर मैं खौफनाक फिल्में, खौफनाक किताबों का मुतालिया कर करके अपने आप को उस तरफ ले जाऊंगा तो वही वही बाहर निकलेगा मेरी शायरी में। लेकिन असल ये भी है कि इतना आसान नहीं है कि शायरी में तमाम फनून, मौसीकी, मुसव्वरी, कह सकते हैं जो मुजस्मा साजी है, हर तिर और फितरत के साथ आपका मुकालमा, ये एक चीज है। 1,00,000 शायरी क्या है, मैं सारा दिन बात कर सकता हूँ कि शायरी क्या चीज है, लेकिन मुख्तसरन यही मैं कह सकता हूँ कि शायरी दरअसल आपका वो ब्लेंड है जो आप तपस्या और लगातार मुताले से कोई मलिका हासिल कर लेते हैं, तो वो एक, उसे हम निर्वाण भी कह सकते हैं। तो निर्वाण भी एक समझे, इसकी भी कई मनाजिल हैं। तो जब तक आप वजूद, अदम वजूद और जितने भी हमारे अंदर, जैसे हमारा एक एस्ट्रल बॉडी है, वजूद है हमारा, एक ज़हनी वजूद है, एक जिस्मानी वजूद है, एक जो अवेयरनेस का वजूद है कि हमें पूरी अवेयरनेस है कि हम कौन है। तो वो जो बचपन में मैं कौन हूं का एक तस्वुर था, उसी को समझने में तमाम उम्र तलाश में मैंने चिन्योट छोड़ा, लाहौर में रहा, लाहौर छोड़ा, कनाडा में आ गया, कनाडा से मैं 3 साल हवाई में मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर लगा रहा। फिर वहां से मैं हवाई, अमेरिका में है, बहुत खूबसूरत जजीरा है, जमीन पर समझे कि एक पैराडाइज है। और फिर वहां से मैं अटलांटिक ओशन के किनारे में मैंने 2-3 साल गुजारे, अकेला रहा। मैं समझता हूँ कि ये सारी तलाश की जो तपस्या है, इसने मुझे शायरी की से जुड़ा रखा, जोड़ने में बहुत ज्यादा, या जुड़ा रहने में और मेरी तरबियत करने में इस चीज ने बहुत ज्यादा मुझे मेरी मदद की है। आपके जो मैं सवाल जो आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि आपके शेरी नजरियात क्या हैं? तो जो कुछ आपने कहा, क्या ये आपके शेरी नजरियात हैं या कुछ शेरी नजरियात में आप कुछ डिफरेंट समझते हैं? शेरी नजरियात दरअसल हम कौन होते हैं जो शेरी नजरियात जिनकी तामीर समझें कि वली दक्कनी से शुरू हो गई, और मैं तो वैसे हाफिज शिराजी और इनको, बेदिल को और रूमी को, मौलाना रूम को, फिर मीर तकी मीर हमारे समझें कि बहुत बड़े, समझें कि उनसे तो सीखने के लिए उम्र चाहिए। उन्होंने जो निज़ाम, शेरी निज़ाम तख्लीक किया, वो तो, और जितनी हमा जहती मीर तकी मीर के पास है, और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि मिर्जा गालिब के पास जो हमा जहती आई है या मानी आफरीनी आई है, वो सफर करती हुई मीर तकी मीर से बड़े बड़े साइंटिफिक जो अंदाज है, जैसे आतिश हैं, आतिश से गालिब तक एक ब्रिज बना है। और मिर्जा गालिब ने उर्दू गजल को बेदिल और हाफिज शिराजी के स्टाइल में तलाजमा कारी का बिल्कुल एक अनोखा और साइंसी जो निज़ाम और मजमून आफरीनी जो मिर्जा गालिब साहब ने किए हैं, दरअसल वहां से जो जदीद तरीन गजल है तो वहां से शुरू होती है। तो मेरे नजरियात बिल्कुल यही है कि आप, जब वक्त तब्दील हो गया, कंप्यूटर एज आ गई, कंप्यूटर एज को मैं कोई टेक्नोलॉजिकली इस तरह नहीं ले रहा कि इसमें मैं कोई मैकेनिकल सिचुएशन है, नहीं। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें मालूमात हमें बहुत ज्यादा मिली है। तो जब मालूमात मिली, हमारी डिक्शन चेंज हुई, हमारी सोच का, हमारे विजन जब चेंज हो गया, तब्दील हो गया। और देखिए, इंटरनेट पर
आप मोस्ट मॉडर्न जो दरवेश और फकीर और बहुत पढ़े लिखे साइंसदान हैं, उनके 3-3 घंटे के लेक्चर आप देख सकते हैं। और एक ही, क्या ख्याल है कि जब मिर्जा गालिब थे तो क्या वर्ड्सवर्थ नहीं थे, मिल्टन नहीं थे, सही, तो क्या ओक्टावियो पाज नहीं थे, या वासलावा शंबोर्स्का नहीं थी? मेरे इलियट भी कह ले। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वक्त जबकि इतनी इंफॉर्मेशन दस्तयाब है, तो मुझे तो, मैं तो आजकल गुरजीफ है एक बहुत बड़ा समझे कि इतने इतना इतना हमाजहत उसके 15-20 शायद 50 नावल होंगे, और वो उसके नजरियात में देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि क्या ऐसे इंसान भी मौजूद हैं। तो उन चीजों का मैं समझता हूँ कि जो मुतालिया है या उन चीजों की अवेयरनेस है, उसमें मैं अपने आप को बहुत कम अपने आप को पाता हूँ कि मुझे तो इससे ज्यादा आगे जाना चाहिए कि मिर्जा गालिब को, टी.एस. एलियट को, क्या कहते हैं, हाफिज शिराजी को, इन लोगों को ये सहूलतें दस्तयाब नहीं थी। अब शायरी यहाँ पे वो होगी, वो उस लेवल की होगी जहां पे पूरा इस वक्त जो आलमी अवेयरनेस है, लव एंड लाइट है, जो बहुत ज्यादा, जिसे हम फकीरी भी कह सकते हैं, कि इसमें हम तसव्वुफ भी कह सकते हैं। बुल्ले शाह, शाह हुसैन, इनके जो, मैं तो मौला अली को समझता हूँ कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट। उन्होंने कहा कि हम तो आसमानों पे हुकूमत करते हैं, हमारे तो मैं तो मौला अली का वो देखें, वो उन्होंने मेडिटेशन 4 आंखों का बताया। और आजकल थर्ड आई की जो, और पीनियल ग्लैंड की जो बातें हो रही हैं, ये उस वक्त नहीं थी, जब हो थी, लेकिन बहुत सारे जो मालूमात थी वो इकट्ठी होकर आपको नहीं मिल रही। तो उसका फायदा मैं उठाता हूँ और अपने आप को अभी तिफले मकतब समझता हूँ कि मैं अपने आप को अभी, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करना शुरू करूँ बल्कि। अच्छा, ये बताइए, आपके भाई जो हैं डॉक्टर अबरार अहमद, वो भी नामवर शायर हैं। आपके और उनके जो अभी शेरी नजरियात के हवाले से बात हो रही है, तो आपके और उनके शेरी नजरियात में कोई मुमासलत है, या उनका किबला किसी और तरफ है और आपका किबला किसी और तरफ है? मैं थोड़ी सी इस मौजू पर बात इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि वो बड़े भाई हैं, लेकिन ही इज आउटस्टैंडिंग। नहीं, एक ये होता है, देखिए, एक चीज होती है ना कि आदमी एक घर में एक या आपके साथ एक आप बड़े भाई के तौर पे मौजूद हैं, तो कुछ ना कुछ तो बंदा वो उनमें जो है रिजेम्बलेंस ना चाहते हुए भी आ जाती है। तो मैं कोई तकाबुल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक वैसे पूछ रहा हूँ कि आप नहीं, मैं उसके लिए अर्ज करता हूँ। वो एक समझे कि मेरी उनसे मुलाकात इतनी बाद में हुई। वो इस तरह के, जब मैं बड़ा हो रहा था तो वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चले गए। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ही था तो वो निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में जा चुके हुए थे, या शायद उस वक्त तक वो डॉक्टर बन चुके थे। यानी वो आते थे चिन्नियोट और अपने दोस्तों के साथ भी रहते थे, लेकिन उन्होंने शायरी को छोड़ा नहीं। उन्होंने यानी शायरी नज्म कही, और समझे कि लाहौर में भी वो पढ़ते रहे हैं, अलकायदा ज़ौक़ में भी अब एक्टिव हैं बहुत। तो उनकी शायरी बाकायदा एक, मेरी तरफ से मैं उनकी शायरी पर कभी लिखूंगा कि वो एक वाकई एक फितरी जो एक फिजा है, एक फितरी उनके अंदर एक रिदम सा मुझे हमेशा महसूस हुआ है। और उन्होंने उस रिदम को अपनी शायरी में बाकायदा जो एक लिरिसिज्म है वो उनकी शायरी में मौजूद है, चाहे वो नसरी नज्म कहें या वो आजाद नज्म कहें। सही। अच्छा, आपके ख्याल में शायर की आज के माशरे में क्या जिम्मेदारी है?
देखें, शायर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अवेयरनेस है कि जो कि जो ताकतें हैं जो जो इंसान की इंसान पर जो छाई हुई ताकतें हैं, वो ताकतें तो इंसान की तालीम के खिलाफ हैं, शऊर के खिलाफ हैं कि इंसान शऊर हासिल करे। एक शायर जो है वो किसी एक एक फर्द को तो जगा दे। देखें, गुरजीफ कहता है कि जो जागेगा तो सोएगा ना। इस जिंदगी का मकसद ये है कि हम जागें। अगर इस जिस जिंदगी में आप जिस्म से बाहर नहीं निकले, जैसे कि मैं थर्ड आई कहता हूं कि पीनियल ग्लैंड, जिसे हम, जो कि मौला अली ने भी जिसकी तरफ जिक्र किया है कि जो थर्ड आई है, जो खुदा की ताकत है, जिसने खुद को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया, तो ये बड़ी साइंटिफिक बात है। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरे एक लफ्ज से कोई जाग जाए, महात्मा बुद्ध भी समझें कि उसने भी जागने की बात किया है, गुरजीफ भी कहते जी आप जागे तो हैं, लेकिन सोएंगे कैसे जब तक जाग नहीं जाते आप जिस्म से अलग नहीं हो जाते और जिस्म को बाहर से देख नहीं लेते। तो ये जो खूबसूरती है, ये अभी तक तो ये मलिका या ये एजाज या मोजजाती निज़ाम जो है, ये फिजा या अचीवमेंट जो है, इसके लिए तो सारी उम्र अभी बड़ी रियाजतों की जरूरत होती है, दूर है वो सब। लेकिन कोशिश तो की जा सकती है कि जो लिखे बंदा वो कम से कम लोगों तक अवेयरनेस, जैसे अब पाकिस्तान में दिखा रहे थे कि जी सिंध के किसी कस्बे में जो स्कूल है उसमें भैंसें बंधी हुई हैं, जो हेडमास्टर का कमरा है उसके अंदर भी भैंसें बंधी हुई हैं। मेरे चिन्योट का स्कूल था, जब मैं गया हूँ पाकिस्तान पहली बार, तो वहाँ का चौकीदार था और स्कूल टूटा फूटा था। वो कहता है जी तनख्वाहें नहीं है। तो एक पूरे समझें कि मैं साजिश ही कहता हूँ, अगरचे साजिश के तहत लोगों को तालीम का बजट नहीं, ये कहाँ से इसके ताने बाने मिलते हैं, कुछ बोला नहीं जा सकता। इसलिए कि अथॉरिटीज की नजर हर तरफ होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी अगर आपकी शायरी किसी सतह पर किसी को भी कोई शऊर की सतह पर टच कर दे और उसमें अवेयरनेस आ जाए, तो ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ये जो आपके नजदीक आपने ये कहा कि जी शऊर वो करने का है, तो जो ये जदीद शायरी है, ये आजकल के कह लें कि जो जदीद शायरी है, क्या ये अपने अहद की जो सियासी, इक्तसादी और समाजी मामलात हैं, इनको अपने अंदर समोती है? दरअसल जब मुनीर नियाजी की शायरी पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने कोई समाजी नारा नहीं लगाया हुआ। फैज अहमद फैज की शायरी में नारे हैं कि एक नारा हबीब गालिब की शायरी में नारा है। अब देखें, दोनों शुअरा की जो एज अ शायर जो उनकी फुटिंग है या उनकी जदीदियत के साथ जो उनका लिंक है वो डिफरेंट है, उनका रास्ता पॉलिटिकल है। लेकिन जब मैं मुनीर नियाजी को पढ़ता हूँ या नासिर काजमी को पढ़ता हूँ या गालिब को पढ़ता हूँ या मीर को पढ़ता हूँ, उन्होंने कोई सियासी सतह पर उस तरह डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन वो अवेयरनेस आपको देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। आपने वो जो फील्ड है, मुख्तलिफ जुबान जो है, शेरी जुबान, वो अगर आप उसमें वो नजरिया डाल देते हैं, क्योंकि सिर्फ जो इंसानी बॉडी है उसमें सिर्फ यानी इवन इंसानी बॉडी में जो सेंटर्स हैं, हमारे ब्रेन के सेंटर्स हैं, वो भी 4 सेंटर्स बताता है ये गुरजीफ। कहता है एक इंस्टिंक्टिव सेंटर है, एक है मूविंग सेंटर, एक है इमोशनल सेंटर, और चौथा वो कहता है इंटेलेक्चुअल सेंटर। और वो कहता है कि इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं।
वो 3 सेंटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। जो बंदा इंटेलेक्चुअल सेंटर इस्तेमाल करेगा वो, देखिए मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं कनाडा की बात कर रहा हूं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। जहां जहां भी इंसान है वो बेसिकली वो 3 सेंटर से आगे इंटेलेक्चुअल सेंटर इतना ही वो इस्तेमाल करते हैं कि वो अखबार जो है ना उसके बारे में कुछ पढ़ लें या उसके बारे में कोई राय कायम कर लें। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान की जो जो अपनी जाति अंदर उतरने की, कि खुद को पहचानने की ही तरफ वो बंदा नहीं जाता, कि वो इंटेलेक्चुअल सेंटर का इस्तेमाल ही नहीं करता। तो फिर आप कैसे कैसे सिर्फ गानों, अब मेरा कोई गाना गा दे कोई गुलकार तो बल्ले बल्ले हो जाए तो वो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन वो उससे भी कितने लोगों को अवेयरनेस होगी। स्कूल कॉलेज तो हमारे समझे कि वहां भी पूरा माफिया है। आपको आपको जो तालीम तरबियत है उसके लिए स्कूल ही नहीं मुयसर, तो फिर एक शायर क्या कर सकता है बताएं। वो फिर ये तो नहीं देखता कि मैं सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोगों की तरफ देख रहा हूं। उसने तो ये देखना है कि पूरा प्लेनेट अर्थ जो इंसानी, जहाँ पे शेक्सपियर है, जहाँ पे एलियट है, जहाँ पे मिल्टन है, इन लोगों का विजन है, इन लोगों का कैलिबर है, तो आपका फोकस फिर बदल जाता है, आपकी डिक्शन बदल जाती है, और वो ट्रांसलेशंस बाद में होती रहे, सबकी ट्रांसलेशंस हो जाती है ना। सही सही। अच्छा, आप गजल भी कहते हैं, नज्म भी कहते हैं, तो गजल मुसलसल और नज्म में क्या फर्क है? क्योंकि वहदत तासुर तो दोनों में मौजूद है। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की। दरअसल गजल को नज्म की नज्म का पैराहन देना ही शायरी, बड़ी शायरी बनता है। मेरे ख्याल से किसी फॉर्म का आपको असीर होने की बजाय उस फॉर्म को अपने निजाम के लिए इस्तेमाल करना ही बड़ी बात है। कि ये नहीं है कि एक बंदा गा रहा है और तबले वाला उसके पीछे पीछे गा रहा है, एक वो तबले के पीछे पीछे गा रहा है, कि तबला जहां जहां तेज होता है वो भी साथ तेज हो जाता है, तो वो गलत है। आपने तबले को अपने मुताबिक वहां तान लगा के उसको बताना है कि भाई ये तान मैंने लगाई है और तुमने इसे एडजस्ट करना है। तो उर्दू गजल ये आपने बहुत ही कामयाब, ये बहुत ही खूबसूरत, आपने मेरा ख्याल है कि मेरी शायरी में ये चीज देखी है कि मेरी गजल दरअसल एक नज्म के एक राग में एक वही पैरा है। इसीलिए मैंने आपसे ये वाली ये बात जो पूछी है वो सिर्फ इसीलिए पूछी है कि आप इसको जरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें, ताकि जो है ना लोगों को इसमें जो है ना, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कलीम अहमद और इवन नून राशिद तक जो है वो सब जो है वो गजल के जो है मुखालिफ रहे हैं। तो आप चूंकि गजल नज्म दोनों कहते हैं और उसमें माशाल्लाह दोनों ही में वो करते हैं, और इसलिए मैंने आपसे ये पूछा था कि गजल मुसलसल भी तो कही जाती रही है और कही जाती है, और उसमें भी वहदत तासुर, ऐसे तो शेर अलग अलग होता है और उसका हर एक का मफहूम अलग होता है, लेकिन जब हम गजल मुसलसल कहते हैं तो उसमें और नज्म में क्या फर्क हो जाता है? अच्छा, गजल मुसलसल लफ्ज जो है ना, इससे मुझे इख्तिलाफ है। गजल होती ही मुसलसल है, मैं ये कह रहा हूँ। गजल की फिजा जो है वो, मुझे पार्टी हाउस में खालिद अहमद बड़े ही खूबसूरत प्यारे दोस्त भी थे। मुझे तो उन्होंने 10 रुपए दिए थे पार्टी हाउस में जब मैं पहली दफा तो मुझे तो वो याद है कि उन्होंने एक बात मुझे कही थी। उन्होंने, चूंकि टेबल पे हम बैठे हुए थे तो बैठने दिया, ये उनकी समझे कि मेहरबानी थी कि मुझे टेबल पे बैठने दिया उन्होंने, क्योंकि छोटा बहुत था मैं। तो कहते हैं जी गजल जो आमद होती है वही जो अभी लाशऊर और शऊर की जो बात हो रही थी, तो उन्होंने उस बारीकी को एक जुमले में बयान कर दिया। कसम से मैंने वही चीज पल्ले बांध ली। देखिए ना, आपको उस्ताद कहाँ कहाँ से मिलते हैं,
मोहम्मद खालिद से मैंने बहुत कुछ सीखा। मुनीर नियाजी साहब से पहला जो श, 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 पहला उनके हाथों से शरफ हासिल हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जफर इकबाल से मेरी इतनी मुलाकातें, इतनी उन्होंने मुझे, मैंने, मेरे असातिज़ा गुलाम मोहम्मद कासर, देखिए गुलाम मोहम्मद कासर ने उस दिन मेरी गजल पार्टी हाउस में सुनी और मुझे अगले दिन कहा कि तुम्हारा मैं डिनर कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा यार एक गजल पे मुझे डिनर, तो मैं अगर 1,500 गजलें कह लूं तो मेरे कितने डिनर हो जाएंगे। लेकिन वो खालिद अहमद ने जो बात की कि एक वक्त होता है, उसी में आपने, वो होता है लाशऊर जब भर जाता है। अब शऊर में, शऊर के जरिए आप लाशऊर का जो पूरा एक एक अंदर पूरा एक खाना बना हुआ है, मेरे तो हिसाब से खाना बना हुआ है, और वो लामहदूद चीजें, वो पागल जो है वो वापसी भूल जाता है, इतना लाशऊर को भर देता है कि वापसी भूल जाता है। शायर जो है वो वापसी शायरी के जरिए मुमकिन बनाता है अपनी। तो खालिद अहमद ने कहा कि जब आप शेर कहना शुरू करें तो वो 10 मिनट होते हैं कि लाशऊर और शऊर का कनेक्शन हो जाता है, और आपका जो जो रियाजत होती है उस वक्त वो आपकी शऊर के साथ वो हम पैवस्त हो जाती है, और लाशऊर में जो कुछ भी है वो एक, आपको समझे खजाना है, वो लाशऊर खजाना है। और देखें उस खजाने को मैं, उसके लिए ये बात मुकम्मल करके अभी एक बात बताता हूँ, जो मैं बताता तो मैं नहीं हूँ, जो मैंने सीखी है। तो उसमें उसी 5 मिनट में 25-25 भी शेर हो जाते हैं, अल्लाह का करम है। 5 मिनट में अगर 25 शेर हुए हैं तो लाशऊर की एक अजीबो गरीब दुनिया है। तो उससे आप 25 शेर 5 मिनट में, और एक मिसरा अभी जेन में होता है, एक लिख देता है, दूसरा लिखा जाती है। ये खालिद अहमद ने मुझे बताया था। और वर्ड्सवर्थ की ये एस.टी. कॉलरिज के वो दोस्त थे, मिलके भी इनकी शायद कोई किताब है, तो एस.टी. कॉलरिज को लिखते हैं यार, मैंने कहता है वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पिछले दो दिनों से मैंने 2,000 लाइनें लिखी हैं। अब ये यहाँ पे मुसलसल और गैर मुसलसल की तो तकरार ही खत्म हो गई। सही सही। वर्ड्सवर्थ, मैं कहता हूं कि क्या अलूही किस्म की, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वाकई, अगरचे वो जीसस क्राइस्ट को ज्यादा, मिल्टन भी और ये भी, और ये उस, लेकिन मेरा ख्याल है कि जीसस क्राइस्ट हजरत ईसा, वो वो भी, वो समझे कि वो, मुझे तो किसी ने कहा था कि वो बुद्धिस्ट, लेकिन ये बात हम कहीं और कर देंगे। असल बात तो ये है कि जो खूबसूरती है ये वाकई अलूही होती है। और वर्ड्सवर्थ की ये बात कि मैंने 2 दिनों में 3,000 लाइनें लिख दी हैं, वो एस.टी. कॉलरिज को लिख रहा है। तो शायरी तो ये है मेरे ख्याल में कि ये एक, आपको अपनी तरबियत करना है, अपने आप को अपने अंदर से मौला अली के, इमाम अली के कॉल के मुताबिक वो इस भेद को वो जानते थे कि अपने आप को जगाना है। खुदा हमारे अंदर है, और मौला अली कहते हैं खुद को पहचानो भाई। अच्छा नवीद भाई, मसला ये है कि ये तो खैर हम इस तरह ये तो गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन वो जो आपकी गजल है कि काश कोई देखता लफ्जों की बारिश में मुझे, तो उसे, तो ये गजल चूंकि आपकी लाहौर में पहली गजल है, और ये बड़ी खूबसूरत टून के साथ है, तो जरा ये अगर सुना दें इस वक्त, तो फिर हम ये जो हमारा ये जो खुश्क सी जो गुफ्तगू चल रही है, इसमें जरा थोड़ा सा तातुल आ जाएगा, तो फिर हम आगे और बात करते हैं। मैं इसे फिर गुनगुना के सुनाता हूँ। जी जी जी। काश कोई देखता लफ्जों की बारिश
मैं उसे वाह। काश कोई देखता, लफ्जों की बारिश में उसे रात के पिछले पहर, ख्वाबों की बारिश में उसे वाह। काश कोई देखता। अब फिर हम उस तरफ ही आते हैं कि एक जो आपके जो मजमूए हैं उनके मैंने दिबाचे भी पढ़े, जो लोगों ने आपकी तासुता के एक शख्सियत उभरती है दिबाचों के जरिए, जो है ना, जब जब मुख्तलिफ लोग किसी की शख्सियत शायर के बारे में वो बात कर रहे होते हैं, तो एक जो आपके 5-6 मजमूए, जो 5 जो पहले मजमूए, उनमें से एक चीज जो उभर के सामने आ रही थी वो ये थी कि आप मुश्किल पसंद शायर हैं। अच्छा, उसका उसमें जो कहा गया कि आपको आप पहली किरात में समझ नहीं आते, कि जो कुछ आपकी बंदिश। मैं मेरा नजरिया कि आना भी नहीं चाहिए पहली बार। अब किताब आपके पास हो, अब देखें हाफिज शिराजी की किताब हो, बेदिल की किताब हो, गालिब की किताब हो, अगर मुझे देखिए ये मेरे पास किताब है गालिब की, ठीक, कितनी पुरानी है, इसके तो देखें वर्क भी जाहिर वसीफा हो गए की पेंटिंग है। अब देखें अगर इसमें मुश्किल नहीं होगी तो मैं इसे यहाँ रखूंगा, अगर इसमें मुश्किल नहीं होगी तो मेरे सिराने पे होगी क्या। सही। मैंने तो इसे इसे इसमें छुपे हुए गोहरे नायाब ढूंढने हैं। असल बात तो यह है कि मैं कोई जानबूझकर मुश्किल थोड़ी पैदा करता हूँ। मिर्जा गालिब ने जानबूझकर थोड़ी मुश्किल पैदा की होगी। नहीं, उनका शायद कहना ये है, आजाद भी कहने लगे कि जी ये क्या ये इतनी लंबी लंबी तरकीबें क्यों कह रहा है ये मिर्जा गालिब। हाँ शायद नहीं, आपके बारे में भी शायद उसकी वजह ये है कि जो लफ्जियात हैं वो और तराकीब जो हैं वो आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि आप मुनफरिद नजर आए, और उस मुनफरिद नजर आने में जो है आप थोड़ा सा जो है वो जो शेर है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आप ये कह लें कि मजीद अमजद जो है, अगर आप उनको पढ़ें तो वो उनकी लफ्जियात और उनकी जो बंदिश है या उनका जो स्टाइल है वो उसको पढ़ते हुए लोग कहते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल शायर है। तो शायद आपके तनकीद नगारों ने इसलिए ये बात की है। मजीद अमजद की जो आखिरी शब रफ्ता के बाद में जो आखिर में 40 गजलें हैं, नज़में हैं, उनमें बहुत मुश्किल शायरी है, वो आसानी से आपके काबू नहीं आती। मेरी जबान जो है, डिक्शन जो है, वो आप ये जो आखिरी किताब यानी तो भी आ रही है जंगल का, लेकिन इस किताब के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जुबान को बिल्कुल वैसा ही रहने दिया है, बल्कि शऊरी फिर भी नहीं है। शऊरी शायर जो है वो शऊरी कोशिश से मुश्किल नहीं बनाता। आप मुश्किल होते हैं आपका जो आपकी तरबियत शुरू से हुई। ये खूबसूरत बात कर दिया आपने, क्या बात है कि खुद मुश्किल होते हैं। तो क्योंकि मैं समझे कि बहुत ज्यादा इन मामलात में कि मैं कौन हूँ, ये कायनात क्या है, इस तरह के सवालात बहुत ज्यादा, और फिर रागों की दुनिया में बहुत ज्यादा मौसीकी मेरे जितने किसी ने नहीं शायद सुनी होगी, इतनी 15-15 घंटे लगातार निखिल बैनर्जी की सितार लगाकर छोड़ देता था, और दिन और रात और लगातार वो चल रही होती थी, और उससे समझे कि मैं हमेशा लाशऊर को तरबियत उसकी करता था इन चीजों से, कि मैं पढ़ूं, सुनूं। मैंने इंजीनियरिंग की, लेकिन मेरे अंदर एक कंप्यूटर के बारे में एक क्यूरियोसिटी थी,
कि कंप्यूटर की दुनिया कैसे है, ये प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। फिर मैंने यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फिर मैं सीनियर लेवल तक पहुंचा। तो पहले मैं रफान मेज प्रोडक्ट्स फैसलाबाद में इंजीनियर लगा रहा। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने सीखने की कोशिश की है। मैं अगर इंजीनियरिंग सीख रहा होता था, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता, तो मैं फिलासफी डिपार्टमेंट में वहां से के स्टूडेंट्स से मैं किताबें बारो कर रहा होता था, साइकोलॉजी की किताबें मैं उनसे हासिल कर रहा होता था। तो मुख्तलिफ लोगों से मैं इल्म ही हासिल कर रहा होता था। और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के भी समझे लेक्चर भी और स्टडी सर्कल भी हम चल रहे होते थे। तो बहुत सारी चीजें तो समझे कि नजरियाती जो अपने आप को रिफाइनमेंट, वो अवेयरनेस के लिए थी। वो शायरी में तो इसलिए आ गई कि शायरी बचपन से ही आप अंदाजा लगाएं कि जो 9th की क्लास में 300 गजलें और वो वजन में, मुझे तो शायद मलक ने कहा कि ये वजन में है, तो मुझे तो उस वक्त पता चला कि वजन भी होता है कोई। लेकिन वजन के शऊर के बगैर ये कहना उनका कि ये वजन में है, तो उसके बाद मैंने कहा यार इसका मतलब बेवजन भी शायरी होती है। शेर व शायरी की बात हो जाए तो शेर व शायरी हमारे नाज़रीन को कुछ सुना दीजिए। सुनाता हूँ, इसी किताब से सुनाता हूँ। अपने अंदर का कोई रद्दे खला फेंकता हूँ, अपने अंदर का कोई रद्दे खला फेंकता हूँ, शाम होते ही तेरी समत सदा फेंकता हूँ। वाह। अपने अंदर का कोई रद्दे खला फेंकता हूँ, शाम होते ही तेरी समत सदा फेंकता हूँ, जाने खातिर में मैं क्या लाता हूँ क्या फेंकता हूँ। जाने खातिर में मैं क्या लाता हूँ क्या फेंकता हूँ, हाथ लगने पे भी जब अर्जो समा फेंकता हूँ। जाने खातिर में मैं क्या लाता हूँ क्या फेंकता हूँ, हाथ लगने पे भी जब अर्जो समा फेंकता हूँ। फूल तो सारे बिखरने लगे आंसू जैसे, फूल तो सारे बिखरने लगे आंसू जैसे, जाने किन गलियों को अब बादे सबा फेंकता हूँ। फूल तो सारे बिखरने लगे आंसू जैसे, जाने किन गलियों को अब बादे सबा फेंकता हूँ। तुझसे मंसूब है रखना इसे क्या पास अपने। देखें ये तुझसे मंसूब है रखना इसे क्या पास अपने, तेरी जानिब ही जो है अच्छा बुरा फेंकता हूँ। तुझसे मंसूब है रखना इसे क्या पास अपने, तेरी जानिब ही है तेरी जानिब ही जो है अच्छा बुरा फेंकता हूँ। आ गया है तेरा कूचा तो ये मंशा है मेरी, आ गया है तेरा कूचा तो ये मंशा है मेरी, खुद से लिपटी हुई हर बादो बला फेंकता हूँ। आ गया है तेरा कूचा तो ये मंशा है मेरी, खुद से लिपटी हुई हर बादो बला फेंकता हूँ। जितने सहरा थे जनू से मेरे लबरेज हुए, जितने सहरा थे जनू से मेरे लबरेज हुए, जाने अब किसकी तरफ आतिश पा फेंकता हूँ। जितने सहरा थे जनू से मेरे लबरेज हुए, जाने अब किसकी तरफ आतिश पा फेंकता हूँ। होगा मंजूर मुझे और तरफ ही जाना, होगा मंजूर मुझे और तरफ ही जाना, जा नहीं अब कोई और हसरते जा फेंकता हूँ। होगा मंजूर मुझे और तरफ ही जाना, जा नहीं अब कोई और हसरते जा फेंकता हूँ। मुझसे उठते हुए कितने ही धुएं धूल हुए, से उठते हुए कितने ही धुएं धूल हुए, अब कहीं जाके तेरी और नवा फेंकता हूँ। होती रहती है ये मंजूर मगर साथ के साथ, होती रहती है ये मंजूर
मगर साथ के साथ किसने बोला है, किसने बोला कि मैं हाथों से दुआ फेंकता हूँ। वाह वाह वाह। अपने ही तले आई जमीनों से निकलकर, अपने ही तले आई जमीनों से निकलकर, आ जाता हूँ शाखों पे दफीनों से निकलकर। वाह। किस सुबह तमाशा का बचाया हुआ सजदा, किस सुबह तमाशा का बचाया हुआ सजदा, सजदा। रुख पर चला आता है जबीनों से निकलकर। वाह वाह। एक रोज जो दीवार थी वो हमने गिरा दी, पानी में निकल आए सफीनों से निकलकर। वाह वाह। वादे थे कुछ और भी दरवाजे के पीछे, बरसों पे गई बात महीनों से निकलकर। वो और कोई अब्र है जो खुलता नहीं है, सर पर जो खड़ा रहता है सीनों से निकलकर। वाह वाह। और कोई अब्र है जो खुलता नहीं है, सर पर खड़ा रहता है जो सीनों से निकलकर। मुद्दत से मेरे रास्ते में आया हुआ है, मुद्दत से मेरे रास्ते में आया हुआ है, पत्थर सा कोई तेरे नगीनों से निकलकर। वाह वाह। मुद्दत से मेरे रास्ते में आया हुआ है, पत्थर सा कोई तेरे नगीनों से निकलकर। और सो जाती है बस्ती तो मकान पिछली गली में, सो जाती है बस्ती तो मकान पिछली गली से, गली में खड़ा रहता है मकीनों से निकलकर। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। सो जाती है बस्ती तो मकान पिछली गली में, तन्हा खड़ा रहता है मकीनों से निकलकर। और दुनिया को पिरोएगा नवीद एक लड़ी में, दुनिया को पिरोएगा लड़ी, नवीद दुनिया को पिरोएगा नवीद एक लड़ी में, आएगा कोई खाक नशीनों से निकलकर। वाह वाह वाह। दुनिया को पिरोएगा नवीद एक लड़ी में, आएगा कोई खाक नशीनों से निकलकर। वाह। चले आई जमीनों से निकलकर, शाखों पे दफीनों से निकलकर। वाह वाह नवीन भाई, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आपका तारुफ अपने अदबिस्तान के नाज़रीन से कराकर, अदबिस्तान की जानिब से और मेरी जानिब से आपका बहुत शुक्रिया। मैं अदबिस्तान और आपकी शख्सियत के हवाले से सिर्फ एक बात कहता हूँ। जी जी। आप अदब को जिंदगी और नशो नुमा दे रहे हैं, और एक मुद्दत से मैं जानता हूं कि आपने अपने आप को हमतन इसके लिए वक्फ किया हुआ है, और मैं आपका बहुत बड़ा फरिश्तार हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप इतने बड़े काम का जिम्मा अपने सर पर लिए हुए हैं। और अल्लाह आपको बहुत अच्छी सेहत दे, बहुत और भी तरक्कियां दे, और भी इस काम में आगे लेके जाए। और मैं अपने नाजरीन को भी चाहूंगा कि सिद्दीकी साहब, रजा सिद्दीकी साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इनकी समझे दिलजोई करें, हौसला अफजाई करें कि ये अदब के परचम को लेकर वाकई पूरे प्लेनेट अर्थ को रंगीन कर रहे हैं, सरसब्ज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं नाजरीन से भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमेशा मुझे मेरी हौसला अफजाई की। और मैं अभी बहुत सारा काम रहता है, मेरी एक किताब तो आ रही है जंगल का आखिरी कदम, अभी देखें कि शायद 2-3 महीने में आ जाए, प्रेस में जा रही है तकरीबन। लेकिन मैं आपका रजा सिद्दीकी साहब के चैनल की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ही मुझे जो है ना वो रवां दवा रखा हुआ है। और शुक्रिया। खुदा हाफिज नाजरीन और खुदा हाफिज एवरीवन।